जो भी आपको ग्रस ले, जो आपको बाउंड कर ले, जो आपको कंडीशंस डाल दे कि अब तुम हिल नहीं सकते या तुमको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, सबसे पहले वो आपके मन पे असर करता है, आपकी सोच बदलने लगती है और आप मेंटली बाउंड हो जाते हैं। इसलिए उनको ग्रह कहा गया जो आपको ग्रस लेता है, और वो ग्रसना फिजिकल नहीं है, मेंटल है। कि आपको दिखाई देता है, एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक लगा मेरे को वो, कि जिस भी ग्रह की दशा आप पे चल रही होती है ना, वो ग्रह आपके अंदर से अपना खाना मांगता है, उस ग्रह की आभा आपके अंदर होती है। तो क्या है कि हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये 5 महाभूत है। इसी प्रकार से 5 प्रकार के ग्रहों से कनेक्ट कर देते हैं कि जो जल है वो चंद्रमा और शुक्र है, वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जो पृथ्वी है वो मंगल से कनेक्टेड है। जो अग्नि है वो सूर्य से कनेक्टेड है। जो वायु है वो शनि से कनेक्टेड है। तो अगर किसी को वायु दोष हुआ तो आपको पता शनि का इशू है। अगर आकाश तत्व का कोई इशू है, आकाश मतलब कि ऊपर से आने वाली विपदाएं और संपदाएं दोनों, वो गुरु है। तो आपको पता इसलिए गुरु की महानता ज्यादा है, क्योंकि वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जितने भी पंच महाभूत हैं, यही पंच महाभूत आपको चार्ट्स में या ग्रहों के अंदर नजर आते हैं। सूर्य से सारे जो ये ग्रह हैं जो वो समय समय के अनुसार सूर्य से टूट करके अलग अलग जो ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है, उसमें 9 ग्रह माने हैं हम लोगों ने ज्योतिष के अनुरूप से, मगर उसमें सूर्य और चंद्रमा 2 को हमने ल्यूमिनरीज माना है और 5 ग्रह माने हमने। 5 जो ग्रह माने हमने वो बृहस्पति है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, ये 5 ग्रह माने हैं। और राहु और केतु को चंद्रमा का नॉर्थ नोड और साउथ नोड माना है। ये टोटल जो 9 ग्रहों की जो स्थिति है ये इस प्रकार से पकड़ी गई है। और इनके अंदर जो बाद में जो राशियां बनाई है या जो 27 नक्षत्र है, राशियां जो डिवाइड जो की गई है वो उसका एक चक्र है। उस चक्र के अंदर हमने क्या किया, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा को रखा है। तो सूर्य की सिंह राशि है और चंद्रमा की कर्क राशि है। तो सूर्य की राशि की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं तो सूर्य के बाद में उसका क्लोजेस्ट प्लेनेट बुध आता है। तो सूर्य के बाद में कन्या राशि आएगी सिंह के बाद में, फिर उसका क्लोजेस्ट प्लेनेट शुक्र आता है तो उसकी तुला राशि आएगी। फिर उसके बाद में उस क्लोजेस्ट प्लेनेट मंगल आता है तो वृश्चिक राशि आएगी। फिर उसके बाद में क्लोजेस्ट प्लेनेट बृहस्पति आता है तो धनु राशि आएगी। फिर उसके बाद में क्लोजेस्ट प्लेनेट शनि आता है तो उसकी मकर राशि आएगी। चंद्रमा से हम फिर से उसी क्रम का अनुसरण करते हैं तो चंद्रमा की राशि कर्क है और फिर बुध आएगा और इसे मिथुन की राशि बनाएंगे। मिथुन के बाद में फिर हम वृषभ को शुक्र बनाएंगे। फिर हम मेष राशि आती है, उसको मंगल की राशि मानते हैं। और मेष के बाद में मंगल की राशि के बाद में फिर हम मीन पर जाएंगे, वो बृहस्पति की राशि है। और फिर लास्ट राशि जो है वो कुंभ राशि है, वो शनि की राशि हो जाती है। तो ये राशियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों ल्यूमिनरीज को लेकर के और साथ में किया गया है। जो फिजिकल ग्रहों की जो पोजीशन है जो यूनिवर्स के अंदर, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकली हम ये बता सकते हैं कि इस ग्रह का ये डायमीटर है, ये इतनी इसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का टेम्परेचर इतना है, ये सब कुछ है। फिर हमने ग्रहों को अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग तत्व दिए हैं प्रकृति के अनुरूप से। उनको ग्रहों को जेंडर दिया है, ग्रहों को रूप दिया है, ग्रहों को गुण दिए हैं, उनकी गुण धर्मिता दी है। और वो गुण धर्मिता प्रकृति के अंदर व्याप्त है और वो गुण धर्मिता हमारे को कैसे प्रभावित करती है, वो उसके अनुरूप हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रह हमारे को रिफ्लेक्ट करते हैं। सूर्य से जब प्रकाश की उत्पत्ति होगी, प्रकाश जब गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में बरसात होगी, बारिश होगी, तो बारिश से मनुष्य जाति प्रभावित होगी, उससे जीव जंतु आएंगे, सब कुछ होगा। बाद में जैसे जीवन की 3 रिफ्लेक्शंस है, पहले बचपन आता है, बचपन के बाद में फिर यंग एज आती है, यंग एज के बाद में ओल्ड एज आती है। मतलब ये इसी प्रकार होता है जैसे यंग एज में गर्मी की सीज़न जो है वो यंग एज है आपकी, और जो जवानी के अंदर जो आप आदमी अपना घर बार परिवार बढ़ाता है वो बारिश की ऋतु है। और बुढ़ापे में जैसे पतझड़ आता है वैसे ओल्ड एज में इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सब कुछ होते हैं, और फिर पतझड़ आता है, फिर वो रीजनरेशन हो जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति पे, ग्रहों का रिफ्लेक्शन प्रकृति पे आता है। उसी प्रकृति से जुड़े हुए हम हैं और वो प्रकृति से हम लोग भी प्रभावित होते हैं। और हमारे अंदर भी जो ग्रहों का सीधा प्रभाव जो है
वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हमारी जो आँख है, आँख से हम नहीं देख रहे हैं, हम सूर्य के प्रकाश से देख रहे हैं, तो सूर्य हमारे आँख में डायरेक्ट रूप से रिफ्लेक्ट होता है कि आँख से हम देख रहे हैं। जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसके हिसाब से, जैसे नाक से हम सूंघ रहे हैं या कान से हम सुन रहे हैं, जीभ से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो पृथ्वी तत्व जो है वो जीभ को बिलोंग करता है, वो मंगल है। आप कान से सुन रहे हैं वो आकाश तत्व है, वो आपका आकाश तत्व बृहस्पति का हो गया। ये आपका जो लेफ्ट है वो भी आपका बृहस्पति का हो गया। बुध ग्रह सूंघने की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारे जो ग्रह हैं और वो आपकी बायोलॉजिकल बॉडी में भी हम लोगों ने डिफाइन किए हैं पूरे के पूरे। कोई भी मनुष्य है उसका जो से जन्म होता है, जन्म के जैसे उसका जो बेस होता है वो एक जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र का जो ग्रह अधिपति है उसकी आधार पे विंशोत्तरी दशा डिसाइड होती है। और विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की आयु मानी गई है। उस 120 वर्ष में सारे ग्रहों को यूनिफॉर्म स्लॉट्स दिया हुआ है। सब ग्रहों के टाइम फिक्स हैं। जैसे शनि 19 साल का है, शुक्र 20 साल का है, बुध 17 साल का है, गुरु 16 साल का है, राहु 18 साल का है, चंद्र 10 साल का है, मंगल 7 साल का है, सूर्य 6 साल का है। ये 120 साल की आयु दी गई है। अब इन ग्रहों को नेचुरली क्रूर ग्रह भी माना गया है और नेचुरली शुभ ग्रह भी माना गया है। उसके अंदर सूर्य, शनि, मंगल, राहु ये नेचुरल क्रूर ग्रह माने गए हैं। बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र को पार्टली क्रूर माना है, पार्टली शुभ माना है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ माना गया है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ माना गया है। अब जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है उस आयु के साथ में ये दशाएं और अंतर्दशाएं बढ़ती है। तो जो जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह तामसिक है, सात्विक है, राजसिक है या वो क्रूर ग्रह है, वो ग्रह की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति की उसके हृदय के अंदर उस तत्व का अधिकार ज़्यादा होगा, उस तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी, ऊपर आ जाएगा। ज्योतिष में नवग्रह के बारे में, ग्रह के बारे में यह बताया गया है जो खगोलीय पिंड पृथ्वी के आसपास घूमते हैं उन्हें ग्रह बोला जाता है। अब जबकि हम ये देखते हैं कि सूरज घूमता रहता है, एक्चुअली सूरज तो तारा है लेकिन पृथ्वी घूमती है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि सूरज घूम रहा है, इसलिए सूरज को भी ग्रह का स्थान दे दिया। हम जियोसेंट्रिक पद्धति से स्टडी कर रहे हैं यानी अर्थ पे रहकर स्टडी कर रहे हैं तो चंद्र भी घूमता नज़र आ रहा है, इसलिए चंद्र को भी ग्रह बोला गया जबकि वो एक उपग्रह है पृथ्वी का। फिर बुध, शुक्र, मंगल, ये गुरु और शनि ये प्रॉपर आप ग्रह बोल सकते हो जो खगोलीय पिंड पृथ्वी के आसपास घूम रहे। राहु केतु जो है वो बस बिंदु है जहाँ पे पृथ्वी का घूमना और चंद्र का घूमना सूर्य को जहाँ पे क्रॉस करता है, वो अपोजिट 180 डिग्री पे जो पॉइंट्स है उनको राहु और केतु कहा गया है। एक्चुअली वो ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी आधुनिक एस्ट्रोलॉजी में उनका इफेक्ट देखने को मिला, इसलिए उनको भी ग्रह में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे सवाल ये आता है कि पृथ्वी को सप्तग्रह या नवग्रह में क्यों नहीं लिया जाता। देखिए, हम जो आकाश मंडल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, वो जियोसेंट्रिक है, यानी हम पृथ्वी पे खड़े रह के ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसलिए हम ये बोलते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य कहीं नहीं जा रहा है, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें वो लगता है कि सूर्य उदय, चंद्र उदय हो रहा है या कोई भी ग्रह उदय अस्त हो रहा है। तो जियोसेंट्रिक मेथड से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम अर्थ को उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, जहाँ हम खड़े हैं उसको ही कैसे इंक्लूड करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि कल को जाके मंगल पर जाएंगे तो आप पत्रिका में कौन सा मंगल दिखाएंगे, तो बट ऑब्वियस हमें उसमें भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। हम फिर वो मंगल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तब हमें पत्रिका में पृथ्वी नाम का एक अलग ग्रह दिखेगा। शायद वो जल तत्व का होगा क्योंकि पृथ्वी पर 75% पानी है, तो जब मंगल पे वास करेंगे तो पृथ्वी को हम जल तत्व के रूप में देख सकते हैं। फिर जल तत्व के 3 ग्रह हो जाएंगे, चंद्र, पृथ्वी और शुक्र। पराशर मुनि सबसे पहले सिखाते किसी ग्रह को गाली मत दो। जो ग्रह के थ्रू अवतार आते हैं वो ग्रह खराब कैसे हो गया, तो ग्रहों को गाली मत दो। ये ग्रहण किसकी कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे हैं, वो नक्षत्रों की ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए वो ग्रह हैं। तो आप सोचो, यहाँ ये जो केतु जो है बोलता है कि आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। आप किसी चीज से भोग कर रहे हो तो मतलब राहु उस चीज पर हावी है, आप उस चीज से मुक्ति ले लिए तो अभी वो आपको तंग नहीं करेगा, आपके दिमाग को तंग नहीं करेगा। अब वो कहते हैं कि सारे कलयुग में एक मुहूर्त नहीं है
जो उनके हिसाब से अति शुभ मुहूर्त है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इस युग में जन्म ले ही नहीं सकता है जिसके सारे ग्रह परफेक्ट हो। या तो मैं गर्ग मुनि की बात मानूं या नहीं मानूं। अगर मानता हूं तो इसका मतलब सारे के सारे ग्रह में, जिसको बोलते हैं ना तो तू पूरा सफेद है ना तो तू पूरा काला है, बीच में अलग अलग रंग पकड़े हैं। तो आप देखो यहाँ जब लोग सच्चाई की बात करते हैं, ये व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा सच्चा है। इट इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट कहाँ है ना। तो कोई भी ग्रह है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आप शनि को ले लो, शनि को दुनिया गाली देती है, मैं बोले बगैर शनि का तो श्रम नहीं कर सकते हो। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने बाप दादा के काम में लगा है तो वो तो शनि का कृपा से मिला है तेरे को। The planets, the Navgrahas, are these 9 grabbers, graspers, seizers, whatever you want to call it, but they're a thing that grabs hold of you and compels you to do something. And that is what we're referring to as the planets: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, and Ketu. Rahu and Ketu definitely not being planets because they are just mathematical points in space, but they are graha even more than the others in many ways, because they will really grab you and compel you to do something related to that part of the chart wherever they're at. What's really interesting about this is this shows the psychological aspect of Jyotish. Like, they weren't trying to say ever that it's the gravitational effect of Jupiter that's impacting you. No, it's the Jupiter is really just a psychological, a spiritual symbol of something, and our mind and our being is part of a greater cosmic mind, a greater being. And this cosmic mind is responding to us and reacting to us all the time, and the movements of the planets, and really everything within the egg of Brahma, the Hiranyagarbha, the golden egg of creation, everything within the orbit of the sun has an impact on you. So even not just the grahas, but like even the meteors and the comets. Varahamihira was a legendary master of interpreting comets and meteors and how they impact the world. And I mean, great saints and beings are born very frequently with meteors or comets flying through. Ramana Maharshi, when he left his body, a meteor randomly flew through. 9 ही ग्रह नहीं है, किसने कहा 9 ग्रह है? ग्रह भी बहुत सारे हैं इस ब्रह्मांड में, अनेक सौरमंडल हैं और हर एक सौरमंडल के अपने अलग अलग ग्रह हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न था कि 9 ग्रह 9 क्यों हैं और पृथ्वी को भी हम ग्रहों की श्रेणी में क्यों नहीं लेते हैं? ग्रह की श्रेणी में इसलिए नहीं लेते कि जो ग्रह की परिभाषा है उसकी परिभाषा के अंदर ये नहीं आता। दिक्कत इसलिए उत्पन्न होती है कि ग्रह को हम प्लैनेट्स के डिफिनेशन से समझने का प्रयास करते हैं। जब आप ग्रह को ग्रह की परिभाषा के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के उसके फ्रेम में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो भी पिंड आएंगे, वो ग्रह कहलाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो ग्रह नहीं कहलाएंगे। जब प्लैनेट का डिफिनेशन एक फ्रेम आपने जो कैलकुलेट किया, क्रिएट किया, उसमें जो आएगा वो प्लैनेट कहलाया, और वो जो ग्रहों की श्रेणी में से नहीं आ रहा होगा वो नहीं दिखाई देगा। दिक्कत इसलिए होती है कि ग्रह को हम प्लैनेट्स समझते हैं, जबकि प्लैनेट्स और ग्रह एक नहीं है, क्योंकि दोनों की परिभाषा अलग अलग है। क्योंकि प्लैनेट्स का डिफिनेशन आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ वो घूमना चाहिए, उसके आसपास एक खाली स्पेस होना चाहिए, ठीक है। उसका दूसरा वो एक गोलक, तो उसका एक गोला आकार होना चाहिए। ये 3 चीजें कंपलसरी है प्लैनेट्स होने के लिए, जबकि ग्रह के लिए ऐसा कंपल्सेशन नहीं है। ग्रह का जो परिभाषा है हमारे यहाँ बताया गया है कि गच्छतीति ग्रह गतिमंतो ग्रह किल। आकाश में हमने ऋषियों ने देखा कि कौन जितने ग्रह, कितने जो पिंड हैं वो गतिमान दिखाई दे रहे हैं, जिनमें गति है, जो मूवेबल है, जो मूव कर रहे हैं, होती है पृथ्वी के सापेक्ष। दूसरा, उनका इफेक्ट इस पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर क्रिएट हो रहा है, अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, उसको उन्होंने ग्रहों की श्रेणी में रखा। और उन्होंने देखा कि चंद्रमा को ग्रह नहीं होते हुए भी ग्रह माना। क्यों? क्योंकि वो मूव करते हुए दिखाई दे रहा है और उसका इफेक्ट आप पृथ्वी के ऊपर फील कर रहे हैं। और इसको आप लोटस का वो खुलना,
ज्वार भाटा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। चंद्रमा के प्रभाव को देखने के लिए कहीं जाना नहीं है आपको। आप मनोरोगियों को देख लीजिए, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन्माद की घटनाएं, पागलपन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जो मेंटल हॉस्पिटल्स जितने हैं, हम लोग तो प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, ज्वार भाटाएं बढ़ जाती हैं, मनोविकृतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये सब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये चंद्रमा का चूंकि प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा मूव करता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा सूर्य का भी प्रभाव हम देखते हैं, और सूर्य को क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष घूमते हुए देखते हैं, पृथ्वी ही घूमती है। सूर्य को स्थिर मान के पृथ्वी को घुमाइए या पृथ्वी को स्थिर मान के सूर्य को घुमाइए। सूर्य को हमने इसलिए घुमाया कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता था कि सूर्य नहीं चलता है, सूर्य स्थिर है। हमको मतलब इस भारतीय ज्योतिष शास्त्र, इस वेद विज्ञानियों को पता था। आकर्षण रसा वर्तमानो निवेश मंत्र आते हैं हमारे यहाँ। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी भी आधुनिक मॉडर्न साइंटिस्ट के, एस्ट्रोनॉमर्स के पास हम एक उसका पूरा डेटा दे देते हैं, एक कंप्यूटर दे देते हैं और कहेंगे कि आज के सूर्य की पोजीशन कैलकुलेट करके बताओ, तो वो बताने के लिए उसको तो एक तो पूरा बैक डेटा चाहिए और एक बहुत हाई प्रोफाइल और एक कंप्यूटर चाहिए, एक बहुत सारे ऐसे टूल्स चाहिए जिनके द्वारा वो कैलकुलेट करके सूर्य की पोजीशन बताएगा। हमारे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, एक पेपर चाहिए और एक पेन चाहिए और यथा स्व भगड़ा भ्यस्तो दिन राशि कुआस रही विभाजितो मध्यगत्या भगड़ा दिब्रोहो भवति, एक तो श्लोक हमको याद करना चाहिए और उसमें कितने कितने भगड़ होते हैं ये याद होना चाहिए। एक तो ज्योतिष का हमारा छात्र बैठेगा और पेन उठाएगा और पेंसिल से कैलकुलेट करके 1 घंटे में आपको बता देगा सूर्य इतने राशि इतने अंश इतने कला विकला पे है। हो सकता है कि उन सूत्रों में चूंकि हाथ से कैलकुलेट किया, क्योंकि सामान्य एरर क्रिएट होगा, 1-2 अंश का अंतर हो सकता है। अब ये है बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने सूर्य को चला दिया कि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए। अदरवाइज हमें पता था कि सूर्य चलता है। सूर्य को इसीलिए हम लोगों ने तारा होते हुए भी ग्रहों की श्रेणी में रखा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उनके प्लैनेट्स के भी डिफिनेशंस में आते हैं और हमारे भी डिफिनेशंस में आते हैं कि वो चलते हैं और उनका इफेक्ट क्रिएट होता है। अब आ जाइए राहु और केतु। राहु केतु उनके डिफिनेशन में नहीं आते हैं क्योंकि उनका एक स्वरूप नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उनका एक सराउंडिंग कोई एक फिगर नहीं है। हमारे यहाँ आते हैं इसलिए क्योंकि दोनों पाथ है, क्रॉस पॉइंट्स हैं। किसके? तो सूर्य और चंद्रमा के जो भ्रमण पथ हैं, जिनमें सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को कह रहे हैं तो हम लोग इस रूप में ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के आधुनिक विज्ञान में अगर समझना आप चाहेंगे तो सूर्य और चंद्रमा के जो क्रॉस पॉइंट्स हैं वो राहु और केतु हैं। और मजे की बात यह है कि राहु और केतु हैं केवल और केवल इक्लिप्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं हमारे यहाँ। इक्लिप्स कैलकुलेटर टूल्स हैं, केवल असेंडिंग और डिसेंडिंग जो नोड्स हैं ये दोनों केवल इक्लिप्स कैलकुलेटर टूल्स हैं और इनको कुछ आचार्यों ने ग्रहों की श्रेणी में रखा। भास्कर बारहमीर तो मानते ही नहीं है। जब फलादेश करते हैं, ये जब किसी बच्चे की, किसी के जीवन का फलादेश करते हैं तो राहु केतु का यूज ही नहीं करते। एक ही जगह पूरे बृहत जातक में उन्होंने राहु केतु का यूज किया है, एक जगह से, ठीक है, और कहीं यूज ही नहीं करते। हाँ, कॉस्मिक इफेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो ये जो दोनों नोड्स हैं और जो नोड्स जो दोनों पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से जो सन और मून वो एक कॉस्मिक इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए संगीता ज्योतिष में उसको रखा गया। तो हमारे यहाँ चूंकि वो पॉइंट जो है वो मूवेबल है, मूव करता है, ठीक है, और दूसरा उसका इफेक्ट क्रिएट होता है, तो हमारी परिभाषा में आया, इसलिए हमने उसको ग्रह माना, ठीक है। इसके अलावा प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, कराला, आ जाइए हिंदी में अरुण वरुण यम, ये हमको भी पता था, लेकिन ऋषियों ने देखा भी था उसको, लेकिन वो एक राशि में 80 साल 100 साल तक भ्रमण करते हैं और चूंकि एक मनुष्य की जिंदगी ही मैक्सिमम 120 वर्ष की है, तो जिस स्थिति में पैदा हुआ उसी स्थिति में वो लगभग चला जाएगा, तो इसीलिए उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था। अर्थात किसको लेना है, जैसे कि अगर हम किसी किचन में आपको भेज दिया जाए कि ये चाय बनाने के लिए, तो 56 प्रकार की मिठाइयां और काजू किशमिश मेवे रखे होंगे, लेकिन हम उसमें से निकालेंगे क्या? चाय पत्ती, दूध और चीनी। वैसे ही ऋषियों को जो जरूरी था, अर्थात इन आकाश का इस पृथ्वी के सापेक्ष कैलकुलेशन करना था और उसके इफेक्ट को इस पृथ्वी के ऊपर प्रतिपादित करना था, इसीलिए उन्होंने उसी टूल्स को पकड़ा जो इनके लिए जरूरी थे। तो उसके लिए उन्होंने सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को लिया और साथ में 2 नोड्स को ले लिया। और नोड से सिर्फ सूर्य चंद्रमा के नहीं होते हैं, हमारे यहाँ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सबके राहु केतु होते हैं। मंगल के राहु केतु 2 अलग हैं, बुध के राहु केतु अलग हैं, बृहस्पति के राहु केतु अलग हैं, शुक्र के राहु केतु अलग। क्यों सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के राहु केतु की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का ही ग्रहण देखते हैं। आकाश में ग्रहण सबके लगते हैं, चंद्रमा का भी ग्रहण लगता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सभी के ग्रहण लगते हैं। आकाश में अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी नक्षत्र ग्रह का ग्रहण लगा ही रहेगा हमेशा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का ही ग्रहण आप क्यों देखते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हीं दोनों का इफेक्ट हमारे यहाँ पड़ता है और उन्हीं दोनों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसलिए इन्हीं 2 का राहु केतु ही लिया और किसी का राहु केतु भी नहीं लिया।